नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। 5 बजने को है, इस वक्त 4:50 हो रहे हैं। गूंज की शुरुआत हो चुकी है। आप जानते हैं कि अब चुनावी डंका बज चुका है, एक के बाद एक लिस्ट आ रही है। हमें ये जानकारी मिली है कि आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट दूसरी आ सकती है। हमारी पैनी नजर उस पर बनी हुई है। आज शाम को बीजेपी की दूसरी लिस्ट जब जारी होगी तो कौन कौन से राज्य होंगे, सबकी नजर इसमें है। अपनी 2 लिस्ट कांग्रेस पहले ही जारी कर चुकी है। इस बार की लिस्ट दोनों की खेमों के लिए आप समझ लीजिए टेढ़ी खीर है। गठबंधन का धर्म भी निभाना है और सहयोगियों को साथ भी रखना है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। 17 राज्यों में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, ये बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस ने 15 राज्यों की 82 सीटों पर यहां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए से अब तक अगर मैं आपको बताऊं तो 205 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। ये आप देखिए, एनडीए 205 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 122 सीटों पर और टीएमसी 42। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीएमसी है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा, लेकिन ममता बनर्जी ने 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो तकनीकी तौर पर वहां कोई गठबंधन इस वक्त रहा नहीं है पश्चिम बंगाल में। इंडी गठबंधन में बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि गठबंधन एक साथ कहीं पर लड़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, लेकिन पंजाब में, केरल में और पश्चिम बंगाल में ये अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे राज्य जहां का अभी तक एक भी उम्मीदवार जो है वो फाइनल किसी भी खेमे से नहीं हुआ है, और वो 2 राज्य है महाराष्ट्र और बिहार। सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए का कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल सकता है, और वो फॉर्मूला क्या है? महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी 34 पर लड़ने वाली है। शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 10 सीटों पर राजी हो सकता है, और अजीत गुट वाली एनसीपी 4 सीटों के लिए मान गई है। ये इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि फाइनल फॉर्मूला निकल गया है, ऐलान बस होना बाकी है। उधर अगर इंडी गठबंधन की बात करूं तो वहां पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर पेच कैसे फंसा है वो देखिए आप। कांग्रेस कह रही है भाई हम 18 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मान गए बात। शिवसेना उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम भी 18 सीटों पर, इस पर भी मामला जम गया। शरद पवार कह रहे हैं कि हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये भी सहमति हो गई। जहां पर मामला फंस रहा है, क्योंकि देखिए 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में अगर आप इनको जोड़े तो 44 सीटें आ रही हैं, तो बाकी बचती है 4 सीटें। लेकिन प्रकाश आंबेडकर ये 4 सीटें लेने को राजी नहीं हुए। हुआ यह है कि 2019 लोकसभा चुनावों में इनकी जो पार्टी है प्रकाश आंबेडकर की, वो जो है कुछ 7% वोट लेकर आई थी, और उसी तर्ज पर ये कह रहे हैं कि 4 सीट नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए 15 सीट। मामला महाविकास आघाड़ी का यहीं पर अटका हुआ है, और सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सीटों का ऐलान 17 मार्च के बाद हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी मुंबई में उस दिन एक बड़ी सभा करेंगे, जब वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में खत्म करेंगे। वहां पर हो सकता है कि वो महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में सीट बंटवारे को सुलझाने के लिए दखल दे दे, और इसीलिए 17 तारीख का वक्त मुकर्रर किया है। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक, ध्यान दीजिएगा, 64 दिनों की यात्रा पर है। 17 मार्च को वो मुंबई में होंगे। महाराष्ट्र की 48 सीटों का बंटवारा उनकी पार्टी अभी तक सुलझा नहीं पाई है। 4000 किलोमीटर का उनका सफर बंगाल से भी होकर गुजरा, वहां वो ममता बनर्जी को मना नहीं पाए। बिहार से भी गुजरे, वहां की 40 सीटों पर सीट शेयरिंग की स्थिति अभी भी अनक्लियर नजर आ रही है। बिहार में कांग्रेस 15 सीट पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस, हाँ, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि देखिए 25 सीटें हम लेंगे, आपको 8 से 9 सीटें दे देंगे। 8 से 9 सीटें लालू यादव कह रहे हैं कि हम आपको देंगे, लेकिन 25 सीटें हम, और बाकी जो 6 सीटें बचती है वो लेफ्ट के लिए। और आगे अगर मुकेश साहनी इनके साथ आ जाते, वीआईपी वाले, विकासशील इंसान पार्टी वाले, तो फिर इनको भी 1 सीट देनी पड़ सकती है। कांग्रेस के खाते से ये 1 सीट जाएगी, प्रेशर इस बात का है, इसीलिए बिहार में मामला फंसा हुआ है। बिहार में एनडीए की भी बात अभी नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही है कि बीजेपी 18 सीटों पर लड़ना चाहती है और जेडीयू को 14 सीटें देना चाहती है। फिर बचती कितनी है?
नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 14 नहीं, मुझे एक एक्स्ट्रा सीट चाहिए भाई, 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ एलजेपी के जो दोनों धड़े हैं, यानी चाचा भतीजा, एक तो चिराग पासवान और दूसरे पशुपति पारस, इन दोनों को मिलाकर 5 सीटें दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आप इसमें बंटवारा कर लीजिए। दोनों गुटों को 5 सीटों में राजी होना होगा। जितिन राम मांझी जो हैं, उनको 1 सीट देने का प्रस्ताव है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की। और फिर उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, उनको भी 1 सीट पर राजी किया जा रहा है। और मुकेश साहनी, जिन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इधर आते हैं तो उनके खाते में भी बीजेपी 1 सीट देना चाहती है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हमको 2 सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर बिहार से बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर ये है कि दोनों गठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस और बीजेपी जेडीयू, दोनों की सीटें अभी फाइनल नहीं हुई, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब जिन राज्यों में बीजेपी ने अपनी सीट का ऐलान किया है वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी ने कौन कौन राज्य चुने हैं आप उसे समझिए। देखिए, बीजेपी ने 195 उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। वाराणसी से आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ऐलान कर दिया 29 की 29 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम दे चुकी है। पश्चिम बंगाल की जो 20 सीटें हैं, 20 सीटों का ऐलान हो गया है 42 सीटों में से। पश्चिम बंगाल में भी क्लैरिटी साफ तौर पर आ चुकी है बीजेपी की तरफ से। यहाँ गांधीनगर से गृह मंत्री जो है, माफ कीजिएगा, ये मैं गुजरात में, पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। अब आप गुजरात की तरफ आ जाइए। गुजरात की भी 26 में से 15 सीटों का जो नाम है वो सामने आ चुका है। और यहीं पर अमित शाह भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो कि गांधीनगर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। राजस्थान में भी 15 सीटें फाइनल हो चुकी है 25 में से। केरल आ जाइए, केरल में 12 सीटें 20 में से फाइनल हो चुकी है। असम की 11 सीटें, झारखंड की भी 11, यहाँ पर सारे उम्मीदवारों का नाम आ चुका है। छत्तीसगढ़ भी देख लीजिए, 11 सीटों का ऐलान हो चुका है। तेलंगाना में 9 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 5 सीटें, 7 में से 5 जो है वो फाइनल है। उत्तराखंड में 3 फाइनल है 5 में से। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें जो हैं वो उम्मीदवारों का नाम, 5 में से 2 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। अरुणाचल में भी ऐसा ही हुआ है, 2 की 2 सीटें उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। गोवा, त्रिपुरा की 1-1 सीट फाइनल है। अंडमान निकोबार की जो 1 सीट है उसके लिए भी उम्मीदवार तय हो गया है। तो बीजेपी के 195 नामों के मुकाबले कांग्रेस ने क्या किया है, अब तक 2 लिस्ट जारी की है, दोनों को मिलाकर 82 सीट है। इनमें जिन राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है अब उनको देख लीजिए, बड़ा दिलचस्प है। केरल में 20 में से 16, सबसे ज्यादा जो है ताकत यहाँ केरल और कर्नाटक की, दोनों लिस्ट यहाँ पर जो आई थी उसमें आप देखिए 28 में से 7 नाम आ चुके हैं, 20 में से 16 नाम आ चुके हैं। असम में 14 में से 12, छत्तीसगढ़ में 6, तेलंगाना में 17 में से 4, उत्तराखंड में 5 में से 3, राजस्थान में 25 में से 10 नामों का ऐलान है, गुजरात में 26 में से 7 उम्मीदवारों का ऐलान है, मेघालय में 2 में 2, असम में 14 में से 1 और सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, लक्षद्वीप, दमन और दीव भी आपके सामने है। यहाँ पर लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम के बेटे लड़ रहे हैं और यहाँ राजस्थान में भी पूर्व सीएम के बेटे लड़ रहे हैं। वहाँ अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। तेलंगाना की 4 सीटें, उत्तराखंड की 3 सीटें, मेघालय की 2 सीटें, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड ये आपके सामने हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के जो 82 उम्मीदवार हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जहां पर कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे हुए हैं। और अगर कांग्रेस की लिस्ट की बात करूं तो 6 उम्मीदवार हैं महिला, बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया है। ये एक और डिफरेंस आप देख लीजिए। अब तक उम्मीदवार कितने हैं? कांग्रेस के 82, बीजेपी के 195। मौजूदा सांसद कितने हैं? कांग्रेस के 18 हैं और वहां बीजेपी के 33 है। यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं? 82 में से 6 महिलाएं हैं, वहां 195 में से 28 महिलाएं हैं। ओबीसी यहाँ 82 में से 37 है और वहां 195 में से 57 है। तो कुल मिलाकर अब तक की जो लिस्टें सामने आई हैं वो आपके सामने थी। गठबंधन अब मजबूरी तो नहीं बन रहा है इन दोनों ही खेमों के लिए, क्योंकि इसीलिए तो लिस्टों की देरी हो रही है। आज इसी पर गूंज।
गूंज में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल के बाद क्या बिहार में भी इंडी गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है? महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी के आगे क्या महाअघाड़ी झुकेगा? और गठबंधन बनाने में बीजेपी से पीछे इस वक्त क्यों कांग्रेस नजर आ रही है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में हमारे साथ खास मेहमान जो शामिल हो रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपको अनुराग भदौरिया जी नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्क्रीन पर। आपको अभी धीरेन्द्र कुमार जी भी नजर आ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान खेमे वाली, चिराग पासवान खेमे वाली। और इस वक्त आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा किशोर तिवारी जी का भी नजर आ रहा है, जो कि शिवसेना उद्धव गुट से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल जनता के लिए है, उनकी राय जरूरी है। दोनों खेमों के लिए गठबंधन जरूरी है कि मजबूरी है? आप क्या सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं जरूरी है तो अपनी राय दीजिए, आपको लगता है मजबूरी है तो अपनी राय दीजिए। आखिर में मैं इस पोल का जो है उत्तर आपके सामने रखने वाली हूँ। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं। 5:01 हो रहे हैं। पक्ष विपक्ष की गूंज। प्रेम शुक्ला जी, गठबंधन आपके लिए जरूरी या मजबूरी? जरूरी तो निश्चित तौर पर है। राजनीति में किसी कोई मजबूरी नहीं होती है, सबकी ज़रूरतें होती हैं और ज़रूरत है हर दूसरे के लिए हम पूरक होते हैं। गठबंधन के साथी दल एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, एक दूसरे के जीत को सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की राजनीति की जो बुनियाद है, पोस्ट पोल अलायंस पहला जो बना है इस देश में, वो 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में 1952 में बना। और प्री पोल अलायंस की जो शुरुआत है वो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन दोनों ने 1967-68 में प्रारंभ किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन की राजनीति की जननी है। और गठबंधन की राजनीति कारण जब हमारे पास 303 सीटें होती हैं, तब भी हम गठबंधन के साथियों को सम्मान के साथ मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं। जबकि आपको ध्यान होगा 2009 में जब कांग्रेस को अवसर मिला तो उसे लालू प्रसाद यादव कैसे अपमानित किया, आपके ध्यान में होगा। पूरे हो गए तो गठबंधन के साथियों को अपमान करने में जरा भी देर नहीं करते। आपके 60 सेकंड पूरे हो चुके हैं और अब जरा हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। शुरुआत पोस्ट पोल अलायंस, प्री पोल अलायंस की किसी और ने नहीं, इसका जो इस क्रेडिट है वो प्रेम शुक्ला जी ले चुके हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, आप बताइए, क्रेडिट कोई ले ना ले, प्री पोल अलायंस आपने ईमानदारी दिखाई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आपने मौका दे दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रभु ये ना हो पाया और बाकी जगह होता हुआ क्या दिख रहा है? देखिए, जनता की गूंज के सामने भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अब देश की जनता वोट नहीं देना चाहती, इसलिए ये पार्टियां तोड़ने का काम करते, नेता तोड़ने का काम करते, तब भी जनता इनके साथ नहीं आ रही है। उससे मन नहीं भरता है तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते, तब भी जनता इनके साथ नहीं आ रही है। राम के नाम पे राजनीति भी की, तब भी प्रभु राम के नाम पे भी जनता इनके साथ नहीं आई है। अब सीए लेके आए हैं, तब भी जनता इनके साथ नहीं आने वाली, क्योंकि जनता तो अपने मुद्दों पे है। जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो करती नहीं है, इसलिए ये देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन सच्चा गठबंधन है। इनका तो कोई गठबंधन ही नहीं हो पा रहा है। चिराग पासवान अलग हाजीपुर से मांग रहे हैं, उनके चाचा अलग मांग रहे हैं। एनसीपी और एनसीपी में देख लीजिए और शिवसेना में झगड़ा देख लीजिए सीट बंटवारे का। आप तो कह रहे हैं अभी तक वहां कुछ है नहीं, तो इनका झगड़े का, इनकी सीट बंटवारे का देखिए। और उसके बाद तो ये तो जिनको टिकट देते नेता इनकी टिकट ही लौटा दे रहे हैं। दो जिनके टिकट डिक्लेयर किए थे, 2 नेता टिकट छोड़ के चले गए और 2 नेता सिटिंग एमपी इनकी पार्टी भी छोड़ के चले गए। और कई बीजेपी के नेताओं ने तो कहा भैया प्रभु हम लड़ेंगे ही नहीं आपकी पार्टी से। अच्छा, उनको लड़ना ही नहीं है। और कुछ लोगों ने तो हसबंद जैसे लोगों ने तो रिजाइन ही कर दिया। बोले धीरेन्द्र कुमार जी, आप लोग जो हैं गले की फांस बीजेपी के लिए बने हुए हैं, ये आरोप सीधा आपके ऊपर अनुराग जी लगा रहे हैं, कह रहे हैं चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या बीजेपी संग लड़ेंगे? देखिए, जैसी इन लोगों की भावना रही है उसी प्रकार का उनको दिख रहा है। चूंकि इंडी गठबंधन में रुका जी, आपको पता है कि लोग टीवी पे आके आप लोगों के शो में लड़ते हैं,
हमारे यहाँ तो कोई बयानबाजी टीवी पे आके नहीं हो रहा है कि हमको इनसे लड़ाई है, इनसे लड़ाई है। हम तो बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान ने कहा है कि हमारा गठबंधन बिहार से है, बिहार के लोगों से है, और अगर हमको 370 या 400 के पार जाना है तो इसके लिए हमको कौन सा फिटेस्ट कैंडिडेट कहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे, इसकी बातें हो रही हैं। और 1-2 दिन के अंदर में आपको भी पता चल जाएगा और बिहार और देश को भी पता चल जाएगा। खुद से इन लोग कभी ईडी के ऊपर में आरोप लगाते हैं, अपनी बनती नहीं है तो अपनी बलाई ईडी के ऊपर डालते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में डालते हैं, कभी किसी और पे डालते हैं। खुद पे इन लोगों की क्षमता समाप्त हो चुकी है, तो हमारे क्षमता पर शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारा एनडीए गठबंधन अटूट है, मजबूत है, और 40 की 40 सीटें बिहार से जीत करके और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी टाइम्स अप सर, बिहार। टाइम्स अप। मैं आपके पास आऊंगी। किशोर जी, महाराष्ट्र में आप लोगों ने सबको फंसाया हुआ है। आपकी पार्टियां फंसी तो फंसी, आपने इन 2 खेमों को भी फंसाया हुआ है। उद्धव जी क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, अपोजिशन की यूनिटी का इंडेक्स 100% महाराष्ट्र में है। अभी जो महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां थी, एनसीपी, कांग्रेस और किशोर जी, आपकी इजाजत के साथ एक बड़ी खबर बस तोड़ देना चाहती हूँ। खबर यह है कि चिराग पासवान, अभी धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। अभी चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। बिहार में सीट समझौते पर इनफैक्ट बात हो गई है। जेपी नड्डा और चिराग पासवान की बैठक हो गई है। मंगल पांडे भी उस बैठक में मौजूद थे और चिराग पासवान और जेपी नड्डा की इस बैठक में एक बात क्लियर है कि सीट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। डिटेल में जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन यह बड़ी खबर आपको बताना जरूरी था। कहा यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त अब बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। किशोर जी, आप अपनी बात अब जारी रखिए। बड़ी खबर थी, बताना जरूरी था दर्शकों को। हाँ रूबिका जी, मैं बता रहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो विपक्ष था, उसमें शुरुआत में तो आपने देखा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना थी। बाद में हमने, क्योंकि पिछले वक्त हमारे यहाँ कदावर लेटा है प्रकाश आंबेडकर जी, इन्होंने विपक्ष के वोट बहुत काटे थे, तो अभी हमने उनको ऑफर किया है और कुछ सीटों पे किरकिरी है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि प्रकाश आंबेडकर जी, अभी उनके जो दादाजी थे, उन्होंने जो संविधान भारत को दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए वो विपक्ष के साथ रहने को तैयार है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि कुछ सीटों पर, यानी 4 सीटों पे तो अपोजिशन उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं डालेगा, लेकिन कुछ सीटों पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकता है। लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी के सीटों पर ही, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का सवाल है या फिर शिवसेना का सवाल है, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि प्रकाश आंबेडकर को हम एकोमोडेट करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ रूबिका जी, कल मैंने उद्धव जी की सभाएं अटेंड की। यवतमाल जिले के अंदर हजारों लोग धूप में खड़े थे। मुझे लगता है मौसम बिगड़ गया है। हाँ प्रेम शुक्ला जी, सिग्नल जो आया था वो कल का सिग्नल मुझे देख के लगता है कि आपका महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं राजनीति से हटकर ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। हाँ, ग्राउंड पर थे ना, यवतमाल की बात कर रहे हैं। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, सुपड़ा साफ कर रहे हैं आपका? जी, किशोर तिवारी जी को हसीन सपने देखने का तो संवैधानिक अधिकार है, ये हसीन सपने देख सकते हैं। लेकिन सत्य ये है कि इनके सिर्फ मुंबई शहर में, जहां शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, उसमें से इनके 85 में से 55 कॉरपोरेटर जो हैं वो शिवसेना छोड़कर जा चुके हैं। इनके एक विधायक रविंद्र वायकर, जिस मातोश्री के नाम पर मातोश्री क्लब है, जो मातोश्री शिवसेना प्रमुख का जो है निवास स्थान था, जिसको शिवसैनिकों में जो है मंदिर जैसा दर्जा था, उस मातोश्री क्लब जिसकी चेयरपर्सन रश्मि ठाकरे हैं, उसके जो है सब जो संचालक हैं रविंद्र वायकर, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो आपकी दशा ये है कि हर दिन जो है कि इसमें प्रतियोगिता है
कि ज्यादा लोग शिवसेना छोड़कर जाएंगे, श्रीमान आदित्य ठाकरे का साथ छोड़कर जाएंगे, कि श्रीमान राहुल गांधी का छोड़कर जाएंगे। 30 सेकेंड तो आपके यहाँ तो ये दशा है कि पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। रूबिका जी, ईडी सीबीआई के भरोसे कितना करेंगे? अभी इनके पास अगर इतनी सशक्त पार्टी है तो इन अशोक चौहान को क्यों लिया? हाँ, दलवी साहब को क्यों लिया? मुझे बताओ, वड़वी साहब को, दलवी नहीं, वड़वी साहब को क्यों लिया? आपके पास तो उम्मीदवार नहीं है, किराए के उम्मीदवार के भरोसे चुनाव लड़ने को जा रहे हैं। आप सतरंजिया ही उठाना, आपने केवल पार्टी की भूमिका ही बांधना। अरे मैं तो सोचा था कि राज्यसभा में आप आ रहे हैं, अभी मैंने देखा था कि बंबई में आपको खड़ा किया जा रहा है। अब मुझे मालूम पड़ा कि वो आपके पुराने मित्र उनको बुलाया जा रहा है। आपके पास उम्मीदवार नहीं। आपने कट्टू साइज किया शिवसेना, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, तो सारे लोग अब हमारे साथ आ गए। आज शिवसेना में सब लौट के आ गए और सारे शिवसैनिक तो उद्धव ठाकरे के पास है। आप दोनों गजब कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रुक जाइए, अब रिबटल का मौका दीजिए और उसके बाद मेरे दो और मेहमान। मैं तो तथ्यों के साथ लगा रहा हूँ। हाँ, रूबिका जी, मैंने जो कुछ कहा तथ्य कहे, इन्होंने तथ्य कौन सा बताया? मैं 85 इनके पार्षदों में से 55 जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, तथ्य है ये। रविंद्र वायकर छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। इनके 13 सांसद छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। इनके 43-44 विधायक छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। इनके पास तथ्य क्या है? मैं जो कह रहा हूँ वो तथ्य के साथ कह रहा हूँ। मैं कोई भी काल्पनिक जो है आंकड़ा नहीं रख रहा हूँ इनके सामने। नहीं, अच्छा, तो ये तो महाराष्ट्र की तो बात होगी। सर सुनिए, महाराष्ट्र की तो बात होगी, लेकिन वहाँ किशोर जी, आपके इंडिया गठबंधन का वहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ? आप रुकिए, मैं ये सवाल जो है अनुराग जी से पूछ लेती हूँ। अनुराग जी, क्या दीदी ने तो 42 के 42 उम्मीदवार घोषित कर लिए, कांग्रेस कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया गठबंधन मजबूत है, सभी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने भी जो कैंडिडेट अपने हिसाब से डिक्लेयर किए होंगे, उन्हें पता है, उन्हें लग रहा होगा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं ना सब। अब सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के देखिए नेता कैसे कहते हैं, वो सांसद मेरे पास आ गए, वो विधायक मेरे पास आ गए, वो पार्षद। अरे भैया, नेता आए आपके पास, जनता कहाँ है ये बताओ ना। जनता ने तो जिनको जिस सिंबल से चुना था, उन सिंबल पे तो जनता दोबारा से वैसे ही लोगों को चुनेगी जिस आधार पे भाई एक पार्टी का अपनी एक विचारधारा होती है ना। उन्होंने विचारधारा को चुना था, किसी व्यक्ति को नहीं चुना था। व्यक्ति के रूप में होते हैं वो। आपने उन व्यक्ति को तोड़ा है, जनता की विचारधारा को नहीं तोड़ा है। जनता की विचारधारा तो नहीं है जहाँ पे वादा कर रहे हैं, और आप यहाँ पर ताल ठोक के कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ने विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपकी पार्टी या इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उस पार्टी, नहीं रुकिए, समाजवादी पार्टी नहीं, आप ये तो आप दोनों खेल करते हैं ना। जिसका जो टूटता है वो आप में समा जाता है। आप इन पर काहे आरोप लगा रहे हैं? ये तो दोनों पर एक जैसा सूट करता है ना। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। इन्होंने सत्ता हड़पी है ना, इसी तरह करके नेता तोड़ के, पार्टियां तोड़ के सत्ता हड़पी है। जिनकी चिराग पासवान जी की बात कर रहे थे, उनकी झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? यही भारतीय जनता पार्टी थी ना। दो भाग में डिवाइड कर दी थी, भागे भागे घूम रहे थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, इनकी पार्टी को तोड़ने वाला कौन है? जब जेडीयू, नहीं आपने देखा हो, जेडीयू जब भागी थी इसी डर से भागी थी ना। लास्ट में एनसीपी को तोड़ा ही ना, शिवसेना को तोड़ा ही ना। तो इन्होंने शिवसेना एनसीपी तोड़ के सरकारें तो बनाई हैं, लेकिन आप जब वोट होगा तब जनता ने जिस विचारधारा को चुना था, जिस मुद्दों को चुना था, मुद्दे क्या थे? मुद्दे थे किसान, महंगाई, तोड़ने का काम सिर्फ ये लोग करते हैं ना। आप केवल जोड़ने का काम करते हैं, है ना? प्रेम शुक्ला जी, मुझे इसको उत्तर देने का उत्तर दीजिए। हाँ, उत्तर दीजिए अनुराग जी। देखिए ये अनुराग जी, पहले अपने नेता नहीं, 10 सेकंड नाविका जी, एक सवाल और है। ये अपने नेता नाविका जी, उसके सबका जवाब भाई मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर पूछ लीजिए। एक सेकंड देखिए, अमेरिकन रिपोर्ट आई है। अनुराग जी रुक जाइए ना, रुकिए एक सेकंड। अरे आप कहीं अभी कोई चुनाव खत्म हो रहे हैं क्या? इससे कोई आपको वोट थोड़ी मिल जाएंगे। रुक जाए, आपने बात रख ली, मैं वापस मौका दे दूंगी ना। 10 सेकंड तो मैं फिर मौका दूंगी आपको। रुक जाइए, 10 सेकंड में क्या? 5 सेकंड दे दीजिए। 5 सेकंड में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पहले नाम सही बोलिए, मैं 5 सेकंड और दे दूंगी आपको। बिल्कुल, मैंने कहा नाम सही बोल रहा हूँ, रूबिका जी बोल रहा हूँ मैंने कहा रूबिका जी, इनसे पूछिए कि 67 लाख बच्चे इस देश में रोज भूखे रहते हैं। ये अमेरिकन की रिपोर्ट अभी आई है, एक एजेंसी ने रिपोर्ट दी है।
जिस देश के अंदर में अपने बच्चे भूखे रह रहे हो, ये कह रहे हैं कि हम अब यहाँ दूसरों को भी नागरिकता देंगे। अरे पहले प्रभु अपने बच्चों का पेट भर लीजिए, अपने बच्चों को रोजगार दे दीजिए, अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा कर दीजिए। वो बेचारे दूसरे देशों में जा रहे हैं, बाहर के देशों में जा रहे हैं नौकरी लेने के लिए। आप अपने देश के लोगों को क्यों नहीं पेट भर रहे? अपने देशों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? अपने देश के लोग बाहर चले जा रहे हैं, अपने देश के बिजनेस में लाखों लोग छोड़ के चले गए। शांत कराएं। अनुराग जी आप रुकिए ना, अनुराग जी बस। हाँ रूबिका जी देखिए, ये अपने नेता मुलायम सिंह यादव को हड़पू सिंह यादव कहना चाह रहे हैं क्या? लोक दल तोड़ के ही मुलायम सिंह यादव जनता दल में आए थे। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी उन्होंने जनता दल तोड़ के बनाई थी। 1995 में बसपा तोड़ दी थी, 2003 में फिर बसपा तोड़ दी थी। तो ये हड़पू सिंह यादव थे क्या मुलायम सिंह यादव? ये ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या अपने नेता को? सुनिए, जो दल तोड़ने का कुकर्म अजीत सिंह की पार्टी को तोड़ा तक नहीं, अब आप बेसब्र क्यों हो रहे हैं? मैं तो सुन रहा था ना आपको, अब बेसब्र क्यों हो रहे हैं? क्या है आपका? अनुराग जी मेरी बात सुनिए, इसमें जवाब क्या है? अनुराग जी, अगर वो पैसा ला के अपने अनुराग जी मेरी बात सुनिए, फिर मैं आवाज कम करूंगी, फिर आप कहेंगे देखिए आप हमारी आवाज कम कर देते। मेरी बात सुनिए, मैंने जनता से ये वादा किया है चुनावों के टाइम पर आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें पुरजोर तरीके से सुनने को मिलेगी। मैं कहीं टोक नहीं रही हूँ आपको, बीच में रुक जाइए, मैं पूरा मौका दे रही हूँ ना। अब आप प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात रखने दीजिए अनुराग जी, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। प्रेम शुक्ला जी। क्या रूबिका जी क्या ये सत्य नहीं कि लोकदल तोड़कर ही मुलायम सिंह यादव बनाए थे? अजीत सिंह को धोखा दिया था, ये सत्य नहीं है क्या? बसपा को तोड़ा था, ये सत्य है कि नहीं है? नहीं, मैंने उनकी 2003 में क्या उनको बहुमत मिला था क्या? वो बसपा को तोड़ने का काम किया था कि नहीं किया था? तो हड़पू सिंह यादव मान रहे हैं क्या आप मुलायम सिंह यादव को? आप फिर देखिए, आप अभी आप जो है जो तर्क दे रहे थे उससे भाग खड़े हो रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं मित्र? अभी तो आप तर्क दे रहे थे ना। मैंने आपको सत्य का जो है सिर्फ जो है स्मरण करा दिया, तो भाग खड़े हुए। बताइए ना, मुलायम सिंह यादव हड़पू सिंह यादव है? दुरुपयोग कर रही है। हड़पू सिंह यादव थे क्या मुलायम सिंह यादव? हड़प सिंह थे वो, हड़प रहे थे सबको। अब लीजिए, जनता की गूंज नहीं चाहिए भारतीय फिर भागम भाग। कोई उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं, गाल बजा रहे हैं। सुनिए, गाल बजाना और तर्क रखना दोनों बड़ा अंतर है अनुराग बाबू। आपकी बार बड़ा आपके कानों में यही संकट है, आपकी जुबान में अतिसार है मित्र। ये गूंज आ रही है, आपको जुबानी अतिसार हुआ है। अरे गूंज आ रही है, अतिसार समझते हैं? 400 पे हार, आपकी अतिसार समझते हैं मित्र? जनता की है और आप जुबानी अतिसार के हैं आप शिकार। कहना प्रेम जी, आप देश से इसलिए जो है आप जो है यहाँ दाएं बाएं एक आपको सत्य याद दिला दिया, मुलायम सिंह यादव का विकृत चेहरा आपको दिखा दिया, तो आप आए बाएं साएं जो है बके जा रहे हैं। अच्छा दोनों, अब मुझे बताओ, दोनों मुझे एक बात बता दीजिए। आपने कहा 400 पर हार, तो इंडी गठबंधन या इंडिया अलायंस जो है वो कितनी सीटें लाएगा? कितनी? जब 400 पे बीजेपी की हार है तो जीतेगा कौन? इंडिया गठबंधन। आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी की तो हार तय है ना। और वो कैसे आएंगे? बता तो रहा हूँ, 400 पे बीजेपी की हार। अनुराग जी कैसे? 400 पे बीजेपी की हार। अरे जनता हमारे साथ है ना, इनके साथ नेता ले गए हैं ना। अरे जनता हमारे साथ नहीं अनुराग जी, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं ना। कहने को आप कह सकते हैं कि हमारे साथ मार्स है, प्लूटो है, हमारे साथ मरकरी है, वीनस है। अच्छा एक नमूना कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जनता अगर आपके साथ है तो आपके उठाए मुद्दे क्यों जनता के मन में बस नहीं पा रहे हैं? बस गए रच गए, घोसी के चुनाव में सज गए। और घोसी के चुनाव में उन्होंने जवाब दे दिया। अरे घोसी का सबसे लास्ट उपचुनाव हुआ अभी, 45,000 से डबल इंजन की सरकार घुस गई वहां पे, और समाजवादी पार्टी छोड़ के जिनकी अंतरात्मा ने कुछ आवाज दी थी वो बीजेपी में चले गए थे, और बाद में बीजेपी से लड़े और 45,000 वोट से जनता ने उन्हें हरा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जनता की गूंज इनके कान में नहीं जा रही है कि आप जहां आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां 45,000 वोट से हार गया विधायक आपका। ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अनुराग जी, रुकिए, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एक टाइम था इंडिया शाइनिंग वाला, आपको टाइम याद होगा ना, जब ये कहा जा रहा था अलावा बीजेपी की कोई और बात ही नहीं चल रही है। ये विपक्ष के खेमे में चर्चा चल रही है अभी कि बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अभी पिछले चुनाव में भी रूबिका जी, पिछले चुनाव में भी ये लोग कैराना,
गोरखपुर, फूलपुर गिना रहे थे। फिर क्या हुआ आपने देखा। अभी रामपुर में बकरी चोरी के अभियुक्त श्रीमान आजम खां जो हैं वो उनकी सीट भी हार गए, ये आजमगढ़ भी हार गए, ये वो इनको याद नहीं है। इनका स्मृति भ्रंश का रोग जो है भयंकर है, इनको इतना भयंकर स्मृति भ्रंश का रोग है। 9 बार का विधायक, मंत्री, इतना बड़ा बकरी चोरी के अभियुक्त है वो, किताब चोरी करेगा। ये अपने मुंह से बकरी चोरी के अभियुक्त को क्या कहूं, शेर चोर कह दूं, खुद ये सब कर लिया कि बकरी चोर कह दूं, हाथी चोर कह दूं, बकरी चोरा तो बकरी चोर विधायक बकरी चोरी करने जाएगा। बकरी चोरी के अभियुक्त है, मैंने तो बकरी चोरी के अभियुक्त का नहीं खोज पाया। इतना काहे चिढ़ गए, मुकदमे तो शेर चोर कह दूं, हाथी चोर कह दूं, झूठे ऐसे लगाते जब गर्दन चोर कह दूं, आपको चुराया होता तो गर्दन चोर कह देता। अपने को कॉलर चौड़ा करके बोल रहे हो बकरी चोरी। अरे सुनिए, अरे ये अरे बाप रे बाप, सुनिए सर, ये बकरी, चूहे, हाथी, घोड़े ये बाद में चुराइएगा, अभी आपको जनता का दिल चुराना है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास बहुत टाइम होगा, तब ये सब चोरियां करते रहिएगा। लेकिन किशोर जी भी हमारे साथ है और धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ है। आज हम एक ऐसा सेगमेंट लेने वाले हैं जहां पर व्यूअर्स जो हैं वो आप लोगों से सवाल पूछेंगे, और ये व्यूअर्स यकीन मानिए आपके वोटर भी हो सकते हैं। लेकिन किशोर तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट होगी, आप लोग इस वक्त उस हैसियत में हैं कि फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं? आपको तो मोदी जी से फाइट करनी है ना, ये कहाँ आपस में नूरा कुश्ती करेंगे आप? नहीं, अगर सभी कैंडिडेट और सभी पार्टियों को सभी जगह लड़ाना है तो ये असंभव है। महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है, अब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को 10 ही जगह बोले हैं, उनके 18 जगह थी तो 8 लोग चुनाव लड़ लेंगे, क्या करते अब। वैसे ही 8 में से एनसीपी को 4 ही जगह दे रहे, तो कट्टू साइज तो बीजेपी भी कर रही है। लेकिन 10 साल की विफलताओं को मोदी को फेस करना है, बीजेपी के खिलाफ माहौल है और मुद्दों पे चुनाव होंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत टफ महाराष्ट्र में जाने वाला है। इसका कारण है कि उन्होंने पार्टी डिफरेंस बोला, पार्टी विद डिफरेंस बोलने के बाद भी रूबिका जी उन्होंने करप्ट लोगों को पार्टी में ले लिया। जैसे करप्ट जैसे कौन? मैं अजीत पवार जी की बात कर रहा हूँ। अब वो करप्ट हो गए, आपके साथ थे तब सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। नहीं, हमने नहीं बोला था, मोदी जी ने बोला था 70,000 करोड़ का नेचुरली करप्ट पार्टी को। अरे तो वो तो फिर झूठ बोल रहे होंगे ना, आपने हमेशा उनको झूठा कहा है। नहीं, मोदी जी जो दावे करते हैं तो बीजेपी की दोगली छवि आई। हमने तो अजीत पवार जी पे कोई आरोप नहीं लगाया। अजीत पवार को बोल रहे हैं। किशोर जी अभी तो आपने कहा कि करप्ट लोगों को ले लिया है, अभी कह रहे हैं नहीं अजीत पवार जी पर हमने कभी कोई आरोप नहीं। अजीत पवार करप्ट हैं कि नहीं करप्ट है, पहले ये क्लियर कर दीजिए। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। अजीत पवार ईडी के डर से गए हैं। अजीत पवार पे करप्शन के बहुत चार्जेस थे, पर वो करप्ट हैं कि नहीं है? नहीं, मैं ये जनता के विवेक पे छोड़ देता हूँ। मैं केवल चुनाव पर आपका विवेक क्या बोल रहा है? नहीं, मेरा विवेक ये बोलता है कि अजीत पवार एक एक्टिव पॉलिटिशियन है, हाँ। अच्छे काम करने वाले हैं और ब्यूरोक्रेसी में ठीक है वो हैंडल करने के लिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस उनको बहुत करप्ट बोलते थे, उनके पास 4-5 ट्रक एविडेंस थे, लेकिन अब वो लाचार है। अब दिल्ली की मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं ईडी, ये आईटी, सीबीआई, इन सब का डर दिखाया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग इनके साथ भी तो गठबंधन किए हुए हैं ना, ईडी सीबीआई के साथ, ये आपकी सबसे मजबूत पार्टी है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं किशोर जी। देखिए इनका संकट ऐसा है कि स्मृति भ्रंश के रोग के शिकार रही है। भाई श्रीमान उद्धव ठाकरे अजीत पवार को करप्ट कहते थे, आप लोग डिप्टी सीएम बना दिया। और तो छोड़ दीजिए, बाला साहब ठाकरे के वचन तो आपके लिए अमृत वचन है ना। बाला साहब ठाकरे जो है दाऊद इब्राहिम का आदमी शरद पवार को कहते थे। शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का आदमी श्रीमान बाला साहब ठाकरे ने एक बार नहीं, 1992 से लेके 1999 तक, 2012 तक उन्होंने बारंबार कहा। और शर्मा बंधुओं को जब रक्षा मंत्री रहते हुए
श्रीमान शरद पवार ने जो जे प्रेम शुक्ला जी तब से लेकर अब उनको जब अपने विमान में बैठा कितनी चीजें बदल गई हैं। क्या कहते थे, कौन कौन सी पार्टियां किन किन पार्टियों के साथ जाकर मिल गई। नहीं 2019 तक कहते थे। मैं वही तो कह रही हूँ, उसके बाद तो कितने बदलाव आ गए। धीरेन्द्र कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ आखिरी चीज से। प्रेम शुक्ला जी, वक्त की कमी है और फिर आप जानते हैं मेगा ओपिनियन पोल जो है वो दर्शकों के सामने रखा जाएगा। शुक्ला जी से कहिए कि राष्ट्र प्रेम करें, पार्टी प्रेम नहीं। और स्विस बैंक से तो आप 100 दिनों में स्विस बैंक से काला धन लाने वाले थे, यहाँ आप SBI से निकल पा रहे थे। अच्छा, वक्त की कमी है सर, मैं सच में आप लोगों को रोकना पड़ेगा। धीरेन्द्र जी माफी चाहती हूँ, अगली बार आपको ज्यादा मौका दिया जाएगा। लेकिन मेगा ओपिनियन पोल 518 चुनावी क्षेत्र 1 लाख से ज्यादा राय ली जा चुकी है और वो ओपिनियन पोल 6 बजे आपके सामने होगा। और जो ट्विटर पर ओपिनियन पोल हमने आपसे लिया था उसका उत्तर आपके सामने है। मजबूरी है, गठबंधन जरूरी नहीं, मजबूरी है कहने वाले 60% लोग हैं, जरूरी कहने वाले 36%। गूंज में इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे 6 बजे सबसे बड़े ओपिनियन पोल के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।